अस्सलामुअलैकुम, हेल्थ 21 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से सबको सुबह बखैर। हेल्थ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के हवाले से। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी होती क्या है, नॉर्मल लाइफ में, डेली रूटीन में इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और ये हमारी लाइफ में कितना रोल अदा करती है। इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फ़रा अमीन फ्रॉम डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री, जो मॉलिक्यूलर जेनेटिसिस्ट हैं। इनसे पूछेंगे कि मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी होती क्या है, ये क्या काम कर रही हैं और डॉक्टर ईसा के साथ इनका अब तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आप आई। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, कार्डियोलॉजी पे भी किए हैं, न्यूरोलॉजी पे भी किए हैं, डेंटल ओरल हाइजीन पे भी प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, बट मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी मोस्टली लोगों को पता नहीं होता। लेबॉर्ट्रीज़ में जो काम कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को ये चीज़ें पता होती हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी बताऊं कि हमारी लाइफ में जो लेबॉर्ट्री का वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके टेस्ट, उसके बगैर टेस्ट जो हैं वो आपको नहीं मिलते, रिपोर्ट्स नहीं मिलती। तो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट जो हैं बहुत हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो डॉक्टर फ़रा ये बताएं सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी है क्या? मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी बेसिकली कि अब लोगों को इस तरफ अवेयरनेस आ रही है। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी इज़ दैट कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे, एक सेल होता है, टिश्यू के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर फिर डीएनए और आरएनए। तो हम किसी भी डिज़ीज़ को, स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज़ को, हम डीएनए और आरएनए लेवल पे जाकर डायग्नोस कर रहे होते हैं, उसकी डिटेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। जैसे कि कोई भी वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ का प्रेजेंट है, लाइक कोविड है, हेपेटाइटिस है, एमटीबी है, तो ये वायरस बॉडी में या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो हम इसके डीएनए और आरएनए लेवल पे जाके इसकी डिटेक्शन कर रहे हैं, जो कि बाकी एंटीबॉडीज से काफ़ी एक्यूरेट है। ठीक है, तो मोस्टली जब आप प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करते हैं तो किस किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं डिटेक्ट की जाती हैं? और अब तक क्योंकि कोविड का सिलसिला चल रहा है, आपने किसी किस्म के इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, लोगों के इम्यून सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आए, कुछ के बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए इम्यून सिस्टम, कुछ के बहुत वीक हुए हैं, तो जेनेटिकली भी लोगों पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज ये चीज़ हुई है। तो आपने किस किस्म के प्रॉब्लम स्पेशली कोविड के टाइम पीरियड में डिस्कवर किए हैं? हमने कोविड के हवाले से इस तरह से लोगों में चेंजेस देखे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, कोविड जो है वो लोगों में, या तो वो बच्चों में ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है, या ये फिर जो है हमारे बुज़ुर्गों में, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो इसके हवाले से हमने ये चेंजेस देखे हैं कि हम बाकी जो हमारे पैरामीटर्स हैं जो पहले से थे, कोविड से पहले से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री का ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी वाइड रेंज है, काफ़ी बड़ा है हमारा ये। तो इन्फेक्शियस लेवल पे जब हम उसमें भी काफ़ी चेंजेस आई हैं कि हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं तो उनके कोविड के भी सैंपल्स हमारे पास आ रहे हैं कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि कोविड है, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं जो एमबीबीएस हैं, तो वो ये भी पहले वो कोविड की प्रेजेंस और एब्सेंस पेशेंट्स में देखेंगे, देन फिर वो उनकी कोई और सी डिजीज़ को देखेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए जेनेटिक डिजीज़ के हवाले से बात की जाए, अमूमन लोगों को पता नहीं होता क्या ये जेनेटिक डिजीज़ बाय बर्थ होती है, अगर होती भी है तो मोस्टली कितनी % डिजीज़ जो है वो अब तक पाकिस्तान में पाई गई हैं, और क्या जेनेटिकल डिजीज़ जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं या वो ज़िंदगी भर रहती हैं साथ? जेनेटिकल डिजीज़ जो हैं ये हमारे हाँ, मतलब जेनेटिकल डिजीज़ ये बाय बर्थ ही होती हैं और इसकी कोई भी क्योर नहीं है। लेकिन पेशेंट्स में ये कर सकते हैं हम कि उनकी डायग्नोसिस कर लें या उनको थोड़ा सा उनके लिए आराम का बायस बन जाए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि उनके डीएनए आरएनए लेवल पे ये म्यूटेशंस होती हैं, लाइक कि उसमें चेंजेस होती है, तो वो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होती है, क्रोमोसोमल लेवल पे इसकी चेंजेस होती हैं। तो ये बाय बर्थ ही होता है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता, या कुछ हद तक इस पे अब काम किया जा रहा है हमारे पाकिस्तान में कि इसको कवर किया जाए। आज जो है बातों का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा, कहीं जाइएगा मत। स्टे ट्यून विद K21 न्यूज़।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फ़रा अमीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मॉलिक्यूलर जेनेटिसिस्ट हैं। उनसे हम अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर बात की जाए जेनेटिकल प्रॉब्लम्स के हवाले से तो कॉम्प्लेक्सिटी भी हर चीज़ में होती है। तो डॉक्टर फ़रा अमीन ये भी बताइएगा कि ये जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? लाइक जेनेटिक्स जो है वो हम ये देखते हैं कि जेनेटिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि पेरेंट्स से ही एक डिसऑर्डर है या जेनेटिकल डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, वो उनके ऑफ स्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिट होती है। तो इसमें ये होता है कि डीएनए और आरएनए लेवल पे इस तरीके से चेंजेस होती हैं। लाइक थैलेसीमिया है इसकी एक एग्जांपल कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। आपने ये देखा होगा कि थैलेसीमिया में जो हमारे बॉडी में ब्लड की जो बनने की सलाहियत है वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स में नहीं होती। ठीक है। तो इसके लिए फिर हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनको जो मेजर थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं उनमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। तो थैलेसीमिया की एग्जांपल आ गई और इस तरीके से और भी क्यूटीस लैग्जा है कि जिसमें लंग्स के जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो नहीं होती। तो उसका स्टार्ट से ही क्रोमोसोम डिलीट हुआ होता है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, हम उसमें प्लांट नहीं कर सकते डीएनए लेवल पे जाके। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? ये हमारे हाथ में होता है? हम इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइक जैसे कि फैमिली के अंदर इंटर मैरिजेस का हमारा जो है रुझान हमारे मुल्क में ज़्यादा है कि वो कज़न मैरिजेस होती हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि जेनेटिकली कोई भी डिसऑर्डर होगा तो एक पेशेंट है एक नॉर्मल ह्यूमन है, उनके अंदर जो भी जीन्स हैं और वो किसी डिसऑर्डर की जीन है और वो रेसेसिव लेवल पे हैं। एक होता है रेसेसिव कि वो सप्रेस हैं, छुपी हुई हैं, वो उसमें डोमिनेंट नहीं है उस इंसान में, और एक है डोमिनेंट। अब अगर दो लोगों में कज़न मैरिजेस होती है और वो दोनों रेसेसिव करेक्टर्स एक साथ एक क्रोमोसोम से एक ह्यूमन बीइंग बनता है तो वो रेसेसिव करेक्टर डोमिनेंट की तरफ हो जाता है। तो अब जो वो दोनों अगर अंदर ख़ानदान में ही शादी नहीं की होती और बाहर शादी की होती तो रेसेसिव, और ज़रूरी नहीं है कि दूसरी उनके जो बेटर हाफ हैं उसमें भी वो रेसेसिव करेक्टर होता। तो इस तरीके से जेनेटिकल डिजीज़ का रुझान हमारे मुल्क में इस तरह से ज़्यादा है। तो ये जब हम कज़न मैरिजेस कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली हम जेनेटिक डिजीज़ को वेलकम कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है बात कि दो रेसेसिव करेक्टर्स को हम एक डोमिनेंट करेक्टर में देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक किस्म का प्रेशियस भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका रिलेशन ख़राब हो जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? पेशेंट को कितना ज़्यादा जो है कोऑपरेट करना चाहिए? डॉक्टर्स तो कहीं ना कहीं कोऑपरेट करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ ये बहुत देखी है डॉक्टर फ़रा कि जब पेशेंट कोई जाता है, कोई भी चीज़ डायग्नोस हो जाती है तो पेशेंट की यही ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर उनको उनकी तरह ट्रीट करें। सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मोस्टली इस तरह से कि हम पेशेंट से बिल्कुल डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, उनके हमारे पास सैंपल्स लिए जाते हैं या कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं। अब ये होता है कि एक मेंटालिटी होती है कि अगर कोई बड़ी डिजीजेस डायग्नोस होती हैं किसी भी इंसान को तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं। तो वो कैसे कहते हैं? वो बस इसी तरीके से कि हम उनको इस बात की तसल्ली देते हैं कि इसको क्योर अप कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि हम ईसा लैब में हमारे पास हेपेटाइटिस के काफ़ी बड़ी रेंज में हम इसकी डायग्नोसिस कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और हेपेटाइटिस डेल्टा, इस तरीके से हम इसकी कर रहे हैं। तो पेशेंट्स का जो वायरल लोड है वो चेक करते हैं। तो कभी पेशेंट इस तरह से भी रिएक्ट करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा की तरफ है या हम ठीक नहीं हो सकते या तो हम ठीक थे, आपने रिपोर्ट बनाकर दे दी हमें। हाँ, इस तरीके से भी कभी हो जाता है। तो वो हमारे पास इतने एक्यूरेट एनालाइजर्स हैं जो कि हमने बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक पे हम काम कर रहे हैं। उसकी कैलिब्रेशन, उसकी स्पेसिफिसिटी, उसकी
सेंसिटिविटी उन एनालाइजर्स की इतनी एक्यूरेट है कि वो हम उसी रिज़ल्ट पे रिलाई करते हैं और पेशेंट को यकीन दिलाते हैं कि आप मेडिकेशन की ही तरफ जाएं, यही आपके डायग्नोसिस हैं जो आपकी बॉडी में हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है जब किसी भी जेनेटिक काउंसलर के पास जाया जाता है, तो इस क्यों इतना पूछा जाता है? क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो एक तरह से यही है कि हिस्ट्री वाइज चलता हुआ रहा है, जैसे कि पैडिग्रीज हैं कि हम हर हिस्ट्री वाइज देखते हैं। जिस तरीके से डायबिटीज़ है वो फैमिली में रन कर रहा होता है, या हाइपरटेंशन है जो हमारे मुल्क में बिल्कुल कॉमन है, तो वो फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है। इसलिए हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिली में रन कर रहा है या उनके घर में किसको है, इस तरीके से, तो फिर वो उनमें ट्रांसमिट हुआ होगा। जस्ट लाइक के इन्फेक्शियस डिजीजेस का भी इसी तरह से, जैसे आजकल हमारे पास कोविड का जो है वो बहुत ज़्यादा ही इसका जो है इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस तरह से है कि अगर घर में एक कोविड का पेशेंट है तो बाकी सारे लोग उससे डायग्नोसिस की तरफ आ रहे हैं और उनका भी टेस्ट कराना लाजमी है कि उनसे उनको तो नहीं लगा होगा। अच्छा, ये हेपेटाइटिस सी जो आजकल बहुत फैल रहा है, इसके क्या मेजर रीज़न क्या है, ये भी बताइएगा। हेपेटाइटिस सी इस तरीके से फैल रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे जिस तरीके से कि बिल्कुल चेक करके नहीं किया जा रहा, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस तरीके से हो रहा है, या अगर यूज सिरिंज जो है कर ली, या कोम के ज़रिए भी हो रहा है, जिस तरीके से बार्बर शॉप में जाते हैं तो वो एक ही ब्लेड यूज़ कर रहे होते हैं सारे, और वो कहीं कट लग गया तो वो इस तरीके से ट्रांसमिट होता है। तो हेपेटाइटिस सी का इस तरह से तो है कि ये इन्फेक्शन कब आगे जाएगा, लेकिन उसके अलावा ये एक बिगड़ी हुई किस्म है जॉन्डिस की। अच्छा, तो जॉन्डिस को और ज़्यादा जब ये बिगड़ जाए और लिवर सिरोसिस हो जाता है, उसके बाद फिर हेपेटाइटिस की तरफ पेशेंट चला जाता है। बात हो रही है इस वक्त मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी के हवाले से। डॉक्टर फ़रा अमीन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर फ़रा, ये बताएगा कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में जब आप जेनेटिक टेस्ट कर रही होती हैं तो किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा होता है? हमारे पास डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में जो हमारा डिपार्टमेंट है, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की डायग्नोसिस की जा रही है। तो इसमें हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि WHO की SOPs फॉलो की जाएँ, और इसके अकॉर्डिंग ही हमने सारा अपना कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। इसके साथ हम इसकी हमारी बायो सेफ्टी की भी उसमें हम उसको देखते हैं कि बायो सेफ्टी या डीकंटामिनेशन, डिसइंफेक्टेंट, हर तरीके से कि एक पेशेंट को अगर हम प्रोसेस करें तो वो दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट आए, क्योंकि अगर हम इस डीकंटामिनेशन या डिसइंफेक्शन को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो वो फिर फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट की तरफ जाता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है इसका। और प्रॉपर PPE के साथ हम इसको SOPs को फॉलो करते हुए ये सारी डायग्नोसिस कर। ठीक है, जो सीनियर सिटीज़न हैं जो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री आते हैं आपकी रिपोर्ट्स के लिए, तो उनके लिए आपने कोई किसी किस्म का स्पेशल पैकेज रखा हुआ है? जी हाँ, हमारे यहाँ सीनियर से तो मतलब हमने डील्स की हुई हैं। डील्स इस तरीके से कि पुअर पेशेंट्स की डील है कि वो जो है जो गरीब लोग हैं, तो हमने हमारे CEO डॉक्टर फरहान ईसा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि इंसानियत की खिदमत करें वो। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो वो इसके लिए हमने बिल्कुल पैकेजेस रखे हुए हैं कि वो प्राइसिंग जो उसकी कम हो जाती है और अर्जेंट बेसिस पे हम इसकी रिपोर्ट कर देते हैं, ताकि वो अगर वो गरीब है तो हम उनको ये नहीं करें कि डिले करें और जिनसे हमें पेमेंट पूरी मिली है तो हम उनको प्रायोरिटी दें। हमारे लिए सारे पेशेंट्स बराबर। ठीक है, अभी जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत लोग परेशान भी हुए, मेंटल स्ट्रेस भी लोगों ने लिया, तो उस टाइम पर जेनेटिक टेस्ट जब आप कर रहे थे कोविड के टाइम पे, तो क्या चीज़ आपने नई डिस्कवर की ह्यूमन बॉडी के अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने ये देखा कि जो उनके अपने वायरसेस थे, मतलब जस्ट लाइक के हेपेटाइटिस
का पेशेंट हमारे पास है या MTB के पेशेंट्स होते हैं, तो इसका तो मतलब लोगों को ये हुआ कि अब हमें शायद तकलीफ हेपेटाइटिस से नहीं हो रही है, उनको कोविड हो गया, तो फिर वो कोविड की तरफ आए, तो हमारा तकरीबन जो लोड है वो कोविड की तरफ हो गया कि हर पेशेंट को पहले कोविड टेस्ट करवाना है कि उनको या उनके डॉक्टर्स को भी ऐसा लग रहा है कि उनको तकलीफ कोविड से हो रही है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप फीमेल हैं, अभी फील्ड में काम कर रही हैं, तो आपका टाइम कैसा गुजरा कोविड के सिचुएशन में, और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने आपके साथ कितना कोऑपरेट किया? कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि मैं घर जाऊंगी, फैमिली है, किसी को मुझसे ना कोविड लग जाए, क्योंकि आप जाहिर सी बात है लेबॉर्ट्री में काम कर रही हैं, सैंपल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम आप कर रही होती हैं, टेस्टिंग कर रही होती हैं, तो कितना ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ा और कितना चैलेंजिंग भी आपको टाइम लगा, ये भी बताइएगा। वेल बीइंग जेनेटिसिस्ट और मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करना, तो हम तो उसी वक्त ही मतलब फैमिली, क्योंकि हम ईसा लेबॉर्ट्री हमारी फैमिली है, तो हमने अपनी फैमिली उनको बना दी है। हम रात में बस अपनी फैमिली से हम दूर हो गए इस तरह से कि हम अपने घर जाके अपने फैमिली के साथ हमने खाना पीना छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि मे बी कि हम शायद अफेक्टेड हो गए हों, लेकिन जो हमारे घर में बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हजरात हैं तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो अगर अगर हमें आ गया हो, लग गया और हमें वो एसिम्प्टोमेटिक है और हम उसको कवर अप कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में भी कोई कवर अप कर ले। तो इस तरीके से हमने ये नहीं सोचा कि अपनी फैमिली से दूर हो गए, क्योंकि अपना प्रोफेशन जो है वो हमारा इतना हसीन है और ईसा लेबॉर्ट्री हमारी ये पूरी एक फैमिली है, तो हम एज अ फैमिली वर्क कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा पता नहीं लगता कि फैमिली से दूर हो। ठीक है, तो जेनेटिक टेस्टिंग जो आप लोगों ने की है, आप करती हैं, तो क्या ऑनलाइन जेनेटिक टेस्टिंग हुई है इस दौरान कोविड के टाइम पर? ऑनलाइन जेनेटिक टेस्टिंग मतलब नहीं, हम जो है अपने सारे सैम्पल्स कलेक्ट, हमारे पास सारे हमारी जो ब्रांचेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी और ब्रांचेस ओपन हुई हैं इनसाइड कराची और कराची से बाहर भी, तो सारे सैम्पल्स वगैरह हमारे पास कलेक्ट होकर आते हैं, जिसको हम अपने ही लेबॉर्ट्री में प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो उनके एनालाइजर्स सबके जो हैं एक्यूरेट के हर तरह से एनालाइजर्स हैं, इनके रूम्स हमने सेलेक्ट किए हैं। कितने रूम्स हैं आपके टोटल वहाँ पर? हमारे काफ़ी बड़ा एरिया है, तकरीबन के पूरा एक फ्लोर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। और उसमें कितने टोटल मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट इस वक्त करंटली काम कर रहे हैं? हमारे पास अच्छा जो है एक टीम काम कर रही है, जिसमें मॉर्निंग की टीम, इवनिंग की टीम, नाइट शिफ्ट, तो ये 24/7 है हमारे यहाँ। तो सारी टीम जो है इस तरीके से कि कभी भी लैब को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से कि मॉर्निंग की टीम, जब इवनिंग टीम आई है तो मॉर्निंग टीम जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से सबको डेजिग्नेटेड वर्क दिया हुआ है कि ये प्रोसेस करना है, और हर जो हमारा क्वालिफाइड स्टाफ हमारे पास है, हर स्टाफ इस तरह से ट्रेंड है कि वो हर डिजीज़ को सही से लेकर चले। तो आप लोगों की जब ट्रेनिंग होती है, जाहिर सी बात है जितने भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ डॉक्टर्स की, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट हो गए, उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग किस्म की होती है। तो डॉक्टर ईसा की लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा कि किस तरीके से आपको ट्रेन किया, कितने आपके लाइव सेशंस होते हैं, और ट्रेनिंग में ऐसी क्या चीज़ आपको नज़र आती है जो आपको दूसरे इंस्टीट्यूशंस में मोस्टली नज़र नहीं आती है? यकीनन आप भी ट्रेन करती होंगी न्यू कमर्स जो आते हैं, तो आप सबसे पहली बात क्या उनको बोलती हैं? खैर हम सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग के लिए क्योंकि जो न्यू कमर्स आते हैं या फ्रेश लोग होते हैं, तो वो ये डरते हैं कि पहले वो अपनी सेफ्टी के बारे में पूछते हैं, तो हम पहले उनको उनकी सेफ्टी के बारे में बताते हैं, जस्ट लाइक के लैब कोट्स वेयर करना है और डिपार्टमेंट के स्लीपर्स अलग हैं, या इथेनॉल से क्लीन अप करना है, तो पहले उनको उनकी सेफ्टी के बारे में ट्रेन किया जाता है। देन फिर हमको उनको एनालाइजर्स की तरफ लेकर आते हैं कि अब एनालाइजर्स का ख्याल किस तरह से रखना है, क्योंकि अब जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीजेस पे हम काम करते हैं, तो वो एक मशीन में एक पेशेंट रन नहीं हो रहा होता, पूरा एक बैच चल रहा होता है जिसमें पेशेंट्स डिफरेंट पेशेंट्स के सैंपल्स लग रहे होते हैं, और वो पेशेंट्स एक दूसरे के कुछ भी नहीं लगते, वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो उसको इस तरीके से प्रोसेस करना कि एक पेशेंट है, उनका ज़रा सी भी कंटैमिनेशन दूसरे पेशेंट में नहीं आ जाए। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है आपको ख्याल रखना पड़ता है। डॉक्टर फरह अमीन हमारे साथ मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अपना रखिएगा, बहुत सारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अबीर हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।